क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अस्पताल में भर्ती करने का क्या मतलब है, भर्ती के उद्देश्य व प्रकार भी लिखिए। एक क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि अस्पताल में भर्ती से क्या आस है, मतलब क्या समझते हैं। व्हाट इज एडमिशन इन हॉस्पिटल, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती से क्या मतलब है। और इस भर्ती का उद्देश्य भी लिखे और भर्ती का प्रकार भी लिखे कि कितने प्रकार से भर्ती किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आज ये सब चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए भर्ती का मतलब क्या होता है। तो जब कोई रोगी को उसके रोग व निदान के उपचार के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने को भर्ती करते हैं। इसके अंतर्गत रोगी की जांच, बीमारी व निदान व इलाज करना, सेवा व देखभाल करना आदि शामिल है। रोगी को भर्ती क्यों किया जाता है, तो जब रोगी को उसके रोग के निदान और उपचार करने के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने के भर्ती करते हैं। जैसे एक रोगी है, ठीक है, अब वो रोगी है, उसका जो भी रोग है तो उसका अच्छे से डायग्नोसिस हो, ठीक है, उपचार हो, और साथ में यह सब के सब जो भी निदान और उपचार हो यह स्वास्थ्यकर्मी के देख रेख में हमेशा ज़रूरी है उस रोगी को। तो वैसे रोगियों को अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देना ही भर्ती कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी रोगी होते हैं उसको जाँच किया जाता है, बीमारी का निदान किया जाता है, इलाज करना और उनको सेवा और साथ में देखभाल करना आदि चीज़ें शामिल होता है। और यही जो है एडमिशन होता है, भर्ती होता है। नॉर्मली तौर पे समझिए कि भर्ती जो है वह कि कोई रोगी है, ठीक है, कोई रोगी है, उसका जो भी रोग है उसको निदान करना है, उसका उपचार करना है। ठीक है, और ज़रूरत ये भी है, निदान और उपचार तो लोगों को घर में भी मिल जाता है, दवाई वगैरह लेकर खाकर ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि जो निदान और जो उपचार है वह जो है उपचार या निदान जो है स्वास्थ्यकर्मी की देख रेख में उस रोगी को ज़रूरत है, तो जाके उसको जो है भर्ती किया जाता है, दाखिला या प्रवेश दिया जाता है हॉस्पिटल में, ताकि इसी को हम लोग भर्ती कहते हैं। अब जब भर्ती पेशेंट हो जाता है तो इसके अंतर्गत जो है जांच होता है, बीमारी का निदान होता है, इलाज होता है, ठीक है, सेवा दिया जाता है, देखभाल दिया जाता है पेशेंट को। ये सब इसके अंतर्गत होने वाला सेवा है, काम है। ठीक है, और भर्ती क्या होता है, चीज़ों को समझ गए कि जब कोई पेशेंट को, जब कोई रोगी को उसके रोग के देखभाल के लिए जो है चिकित्सक के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मी की देख रेख में जो है ज़रूरी होती है, तब पेशेंट को जो है क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका भर्ती। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य इसका क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाता है, इसके उद्देश्य बताइए। ठीक है, चलिए उद्देश्य बहुत है, किसी भी पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने का क्या मतलब, क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ से इसको भर्ती किया जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में हम क्यों भर्ती करते हैं, क्यों एडमिट करते हैं, तो उसी चीज़ को उद्देश्य में लिखना है। देख लीजिए, रोगी की आकस्मिक जांच व निदान हेतु, अगर कोई पेशेंट है उसको अचानक से कोई जांच और निदान की ज़रूरत है तो उसे भर्ती किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, रोगी की अचानक स्थिति बिगड़ जाने की अवस्था में तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु, मैंने क्या बताया भर्ती वाला में कि स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सक के देख रेख में आवश्यकता हो तो इसे दाखिला या प्रवेश दिया जाता है। तो वही चीज़ें है। दूसरा पॉइंट भी कि रोगी की अचानक स्थिति बिगड़ गया हो और इस अवस्था में हो कि तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु जरूरी है तो भर्ती किया जाता है। ओके, रोगी के लक्षण और रिपोर्ट का निरीक्षण करने हेतु, अब घर पे तो बार बार अगर पेशेंट में कोई लक्षण चेंजेज हो रहा है तो घर पे तो लोग उससे नहीं नोट कर सकता है, नहीं पहचान सकता है। तो अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिसमें लक्षण है और उसके रिपोर्ट में बार बार चेंजेज हो रहा है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ताकि लक्षण और रिपोर्ट का निरीक्षण जो है किया जाए स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा समय समय पर। नर्स व मरीज संबंध स्थापित करने हेतु, एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए नर्स मरीज के संबंध जो है होना बहुत ज़रूरी होता है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, रोगी को तुरंत सुरक्षित व आरामदायक देखभाल हेतु, अब जो भी रोगी है उसको सुरक्षित और आरामदायक देखभाल मिले, इसके लिए भी भर्ती किया जाता है। रोगी को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने हेतु, और भर्ती करने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी रोगी है उसके स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मरीज को यदि संक्रामक रोग हो तो उसे आइसोलेशन वार्ड, पृथक्करण वार्ड में भर्ती किया जाता है। बीमारी के दौरान उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने हेतु, ठीक है, यह नर्स जो है हमेशा देखभाल करती है पेशेंट, भर्ती वाले पेशेंट को। बीमारी के दौरान होने वाले कोई भी परिवर्तन है उस पर रेगुलर नज़र रखने हेतु जो है भर्ती किया जाता है। घर पर तो रेगुलर उस पर नज़र नहीं रख सकते हैं। मरीज का शल्य चिकित्सीय उपचार प्रदान करने हेतु, अगर पेशेंट का कोई सर्जरी वगैरह है तो उसको जो है यह उपचार प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो चीज़ों को समझ गए। इसमें 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, चाहे तो आप इसमें 15 से 20 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि किसी भी मरीज को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाता है। क्यों का मतलब ही होता है, जहाँ भी उद्देश्य आ जाएगा वहाँ पे क्यों लगा के आप उससे को लिख सकते हैं। क्यों मतलब होता है कि यह चीज़ें क्यों है, इसका क्या उपयोग है, यही उद्देश्य में लिखना है। ठीक है, तो उद्देश्य में समझिए कि किसी पेशेंट को भर्ती क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से, तो इसमें लिखना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने 10 पॉइंट बता दिया, चाहे तो आप और लिख लीजिएगा इसमें। अब हम लोग यहाँ पे एडमिशन भर्ती के प्रकार देखते हैं कि भर्ती के कितने प्रकार होते हैं। साथियों, भर्ती के
ज़्यादातर नॉर्मली आपको यहाँ पे जो प्रकार देखना है वो आपको मैं यहाँ पे भर्ती जो है 3 टाइप से बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए, समान भर्ती, पहला है रूटीन भर्ती, समान भर्ती, ठीक है। समान भर्ती का मतलब होता है कि यह भर्ती प्रक्रिया मरीज के बाह्य रोगी विभाग से शुरू होता है, ओपीडी से शुरू होता है, ठीक है। इस प्रकार की भर्ती रोगी को रोग का सही निदान करने के लिए भर्ती किया जाता है, ठीक है। यह यदि मरीज किसी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो उसे सही तरीके से चिकित्सीय उपचार या शल्य क्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। इस रोगी का समस्या देखकर इसका इलाज किया जाता है, जैसे मधुमेह, अस्थमा, रक्तचाप आदि। जैसे देखिएगा, कोई पेशेंट रूटीन एडमिशन में होता है कि कोई पेशेंट ओपीडी में दिखाने गया, सोचा कि हम ओपीडी में दिखा लेंगे और चले आएंगे, लेकिन जब ओपीडी में गया तो उसे पता लगा कि उसका डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका बीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो इस कंडीशन में उसे कंट्रोल करने के लिए 2-4 दिनों की भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। और इस दौरान ओपीडी में गए हुए पेशेंट अगर उसे सिचुएशन के हिसाब से अगर उसे भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह सामान्य भर्ती के द्वारा, रूटीन एडमिशन के द्वारा वह भर्ती होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूटीन एडमिशन, ठीक है, जिसको चिकित्सक जो है स्थिति देखकर जो है उसे सलाह देते हैं भर्ती होने का, जो कि ओपीडी के में शुरू होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई उपचार हो सकता है या फिर कोई सर्जरी की अति आवश्यकता है सर्जरी होने का, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं और वह जाके भर्ती हो जाता है। तो यह ओपीडी से शुरू होता है, यह एक सामान्य प्रकार की भर्ती होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपातकालीन इमरजेंसी भर्ती। अब इमरजेंसी भर्ती का मतलब जानते ही हैं, किस प्रकार के भर्ती जो है अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। उन मरीजों को भर्ती यहाँ पे किया जाता है जिनका स्थिति काफ़ी गंभीर होता है और उससे इमीडिएट जो है केयर की आवश्यकता होती है चिकित्सक की, जैसे कोई दुर्घटना हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या हार्ट अटैक आया हो, या कोई पॉइजनिंग वाला हो, ठीक है ना, विष ले लिया हो, या फिर कोई लेबर पेन हो। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी भर्ती किया जाता है, जहाँ पे तत्काल और इमीडिएट देखभाल और चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये सब जो है क्या होता है, कोई दुर्घटना या तत्काल चिकित्सक में किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ठीक है, लेबर पेन, इस सब में तत्काल भर्ती किया जाता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, इमरजेंसी एडमिशन, ओके। तीसरा है स्थानांतरित ट्रांसफ़र एडमिशन। ट्रांसफ़र एडमिशन तीसरा है, इसका मतलब होता है कि स्थानांतरण मरीजों का भर्ती लेना। कई बार मरीज को बीमारी को गंभीरता को देखते हुए उसे उचित उपचार प्राप्त करवाने हेतु एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानांतरित करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के स्थानांतरित करके मरीजों को इस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ट्रांसफ़र एडमिशन का मतलब होता है कि जैसे कोई मरीज पीएचसी में भर्ती है, ठीक है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद कोई सीएचसी में भी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी भर्ती हो सकता है, कोई सदर हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकता है। तो ये सब छोटे लेवल का जो है देख रेख करने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो सदर अस्पताल जो है क्या करता है, जिला अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज को भेजता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर पीएचसी में भर्ती है तो वह सीएचसी को भेजेगा या सदर में भेजेगा, सीएचसी में भर्ती है तो वह सदर को भेजेगा या आगे मेडिकल को भेजेगा, सदर अस्पताल वाला स्पेशलिस्ट को भेजेगा या मेडिकल कॉलेज को भेजेगा, यानी नीचे से ऊपर जो है भेजता है। और यह ट्रांसफ़र करके जो मरीज़ जाता है दूसरे अस्पताल में और वहाँ पर जो एडमिशन होता है वह ट्रांसफ़र के बेसिस पर होता है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई पेशेंट कहीं दूसरे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में आया हो तो वहाँ पे उस मरीज़ के प्रीवियस जो है देख रेख का जो चीज़ें होता है वो देखा जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कितना दवाई पहले चला है, और उसी बेसिस पर जो है उससे एडमिशन भी वहाँ पे किया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र टाइप का भर्ती होता है जिसमें स्थानांतरित मरीज को भर्ती लिया जाता है। अब ये तो हो गया अस्पताल की बात। यूनिट में भी जो है ऐसे होता है, जैसे कोई सर्जरी वार्ड का मरीज़ है, अचानक से उसका जो है बीपी बढ़ने लगा, डायबिटीज़ बढ़ने लगा, तो सर्जरी वाले पे जो है रिलीज करके उसे मेडिसिन वार्ड में, मेडिसिन यूनिट में भेजेगा कि इसका बीपी या फिर डायबिटीज कंट्रोल किया जाए। तो वहाँ पे कुछ दिन रखेगा, वहाँ पे जो एडमिशन लेगा उस यूनिट में तो उसका यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र वाले को भी एडमिशन होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे आपका हो गया समापन, जो भर्ती की प्रक्रिया था सब समाप्त हो गया, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ दिया है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो चीज़ों को, हमारी बातों को सुने समझे, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वही मात्र हम नहीं समझा रहे हैं, मैं अपने से भी मैं आपको एक्स्ट्रा आसान भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिमाग में घुसे, चाहे आप हिंदी हो या इंग्लिश। आपको दिमाग में जब चीज़ें घुस जाएगा ना तो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर आपके अंदर स्किल है इंग्लिश में लिखने का तो इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं हमारी बातों को सुन के भी, ठीक है। अगर आपके अंदर इंग्लिश का स्किल नहीं है, सिर्फ आप रटा रटाने वाला पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ से आप पूरा उसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अस्पताल में रोगी के भर्ती करने के प्रमुख सिद्धांत को लिखिए। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, मतलब एक मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसके भर्ती करने में क्या क्या प्रमुख बातें को ध्यान में रखनी चाहिए।
जैसे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक नर्स के लिए मरीज को भर्ती करने के सिद्धांत को बताएं, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई रोगी है, पेशेंट है, उसको अस्पताल में भर्ती करना है, तो भर्ती करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीधे पेशेंट आएगा उसको हम भर्ती कर लेंगे, उसको दवाई चालू कर देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, नियम के तहत, तब जाके भर्ती होता है। तो कोई भी पेशेंट भर्ती है, उसका भर्ती करने में हमको किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखनी चाहिए, इस चीज़ को लिखना है कि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को भर्ती करेंगे, और जो बातों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं वही हमारा सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए। अस्पताल में रोगी को भर्ती करने के लिए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप क्या कीजिएगा, पहले 1 नंबर याद कीजिए, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर याद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको 1 नंबर में जो लिखा हूँ उसको आप 10 नंबर में भी लिख सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए टोटल के टोटल। आप इधर उधर कहीं लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर याद होनी चाहिए। ओके, चलिए। तो निम्नलिखित सिद्धांत है किसी भी पेशेंट को भर्ती करने में। पहला है, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से पहले मरीज की यूनिट की देखभाल एवं साफ सफाई करनी चाहिए। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि नर्स के लिए जो है मरीजों को भर्ती करने का सिद्धांत को लिखे। तो अगर नर्स के लिए पूछे या सीधा अस्पताल में भर्ती करने के लिए सिद्धांत पूछ दे, कोई भी भर्ती के सीधा सिद्धांत भी पूछ देना, बस ये सब छाप दीजिएगा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसमें लगा दे, लेकिन अगर भर्ती के सिद्धांत पूछ देगा यही सब लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अगर ध्यान रखिएगा, कॉमन सा चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। नर्स के लिए पूछेगा तो ये सब में नर्स लगा दीजिएगा। ठीक है, सही सीधी सी बातें हैं। देखिए, मरीज को अगर अस्पताल में भर्ती करना हो किसी मरीज को, तो उससे पहले हम ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जिस भी यूनिट में कोई पेशेंट आएगा तो उससे पहले जो है अस्पताल का साफ़ सफाई है या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज़ है, मरीज की यूनिट में उसकी गोपनीयता को बनाए रखनी चाहिए, और जिस भी यूनिट में मरीज जो है, चाहे सर्जरी हो, चाहे लेबर हो, चाहे अर्थो हो, मेडिसिन हो, किसी भी यूनिट में पेशेंट भर्ती हो, वहाँ पर उसके प्राइवेसी जो गोपनीयता है उसको ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत बदमाश लोग भी उससे आ सकता है मिलने और उसके साथ कोई गलत कर सकता है, तो ऐसे में उसके प्राइवेसी गोपनीयता को ध्यान रखनी चाहिए, सभी के साथ उसके सूचनाओं को शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है, मरीज के यूनिट में हवा होनी चाहिए, तापमान, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब एक पेशेंट के लिए अस्पताल में भर्ती जब होगा पेशेंट, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि उस यूनिट में हवा है या नहीं, तापमान आवश्यक है या नहीं, प्रकाश उचित है या नहीं। अगर नहीं है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है, मरीज के पहने हुए गहने, आभूषण, घड़ी या कीमती चीज़ें नर्स की उपस्थिति में उसके परिजनों को सौंप देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है और वह भर्ती होने आया है तो नर्स को इन चीज़ों को ध्यान भी रखना चाहिए, या किसी को भी, कि जो भी वह मरीज कोई कीमती चीज़ें पहना है, जैसे आभूषण हो गया, घड़ी हो गया, ठीक है, कीमती कुछ भी चीज़ें अगर उसके पास में है तो मरीज से लेकर और उससे परिजन को, अटेंडर को सौंप देनी चाहिए नर्स के उपस्थिति में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इस सब भर्ती के जो है सिद्धांत है, मरीज को उसकी यूनिट में रखी सभी वस्तुओं से भली भांति परिचित करवा देनी चाहिए ताकि मरीज को असुविधा ना हो। ठीक है। अब यूनिट में जहाँ पे मरीज भर्ती है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग मरीज करने वाला होगा या कर सकता है, वैसे वस्तुओं को मरीज से भली भांति जो है परिचित करवा देनी चाहिए ताकि कोई असुविधा ना हो इसके उपयोग करने में। ठीक है। चलिए, छठा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आपात स्थिति, इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को तत्काल उपचार प्रदान करना चाहिए। अब ये भी चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा समय को जो है, टाइम को जो है पास नहीं करे, नहीं बिताएं। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है तो उससे तत्काल जो है उपचार जो है प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। नर्स को मरीज से अच्छे पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन बनाए रखनी चाहिए। अब एक नर्स को चाहिए कि मरीज के साथ वह एक अच्छे व्यवहारिक जो है संबंध बनाए। ठीक है। मरीज का डर कम करने के लिए उसका यूनिट में भर्ती अन्य मरीजों से वह स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों से परिचय करवाना चाहिए। अब मरीज को डर न लगे कि आसपास में कैसा मरीज है, कैसा नहीं, हमारे साथ क्या करेगा, कैसा नहीं, इन सब को डर को दूर करने के लिए जो भी स्वास्थ्य टीम है उसको जो है जितना हो सके आसपास के मरीजों से परिचित करवाना चाहिए। ठीक है। अस्पताल में भर्ती मरीज की पसंद नापसंद का ध्यान रखनी चाहिए। अब जो भी अस्पताल में भर्ती मरीज है उसका क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नर्स, चूँकि पसंद और नापसंद से व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नर्स जो नापसंद चीज़ अगर व्यक्ति को देंगे तो इरिटेट लगेगा। ठीक है। नर्स को मरीज के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। अब जो नर्स है उसे मरीज के सामने हमेशा क्या करना चाहिए, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरीज के सामने जाके चिल्ला के बात करे, गुस्से में बात करे, एक गलत चीज़ है। तो जो मरीज दिखाने आए हैं और ज़्यादा जो है शौक में चला जाएगा और ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद है अस्पताल में भर्ती मरीज के धार्मिक व सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सामना करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। जैसे एक अस्पताल है, वहाँ पे हिंदू भी आएंगे, वहाँ पे मुस्लिम भी आएंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन भी आएंगे, ठीक है, सिख भी आएंगे, कोई भी आ सकते हैं उस अस्पताल में, ठीक है। एक सरकारी अस्पताल में या कहीं भी प्राइवेट वगैरह कहीं भी अस्पताल में किसी भी जाति धर्म के संस्कृति के लोग आ सकते हैं। तो सभी जाति धर्म का अलग अलग रीति रिवाज होता है, वो अपने तरीके से काम करेंगे, वो अपने तरीके से काम करेंगे, तो इनको सम्मान करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुँचे। 12 नंबर का है मरीजों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसे उचित उपचार दिया जाएगा, और मरीजों को आपको यह भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए एक अच्छे उपचार जो है दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने हैं, आपको इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट लिखा है भर्ती वाले पेशेंटों के लिए। सिद्धांत मीन्स ये कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर उस चीज़ के लिए उस कंडीशन में ध्यान रखा जाएगा। तो भर्ती के कंडीशन में एक भर्ती वाले मरीज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसी को तो हमको लिखना था, और वही मैंने बताया भी। तो यहाँ पे 12 में से आपको जो है कम से कम 10 याद रहनी चाहिए कंठस्थ 5 नंबर के लिए, या फिर जो अच्छे स्टूडेंट होंगे इस 12 पॉइंट को 15 से 20 पॉइंट और इसमें ऐड कर देंगे, 15 से 20 पॉइंट तक लिख सकते हैं जो मैंने उसको बता दिया, ठीक है। डिस्चार्ज वाला आज हम पढ़ाएंगे, छुट्टी वाला। इससे पहले हम एडमिशन वाला यानी भर्ती वाला जो है चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि भर्ती कैसे होता है, भर्ती के कितने प्रकार होते हैं, पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज क्या होता है, यानी रोगी को छुट्टी कैसे होता है, आखिर रोगी को छुट्टी करने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों छुट्टी किया जाता है अस्पताल से, और साथ में इसका प्रकार क्या होता है, कितने तरीक़ा से मरीज को छुट्टी किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि छुट्टी कैसे किया जाता है। भर्ती तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भर्ती में कितने प्रकार से भर्ती जो है हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि आखिर छुट्टी जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कितने प्रकार से हो सकता है। चलिए इसका टोटल चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि मरीज को अस्पताल में भर्ती करने का मतलब क्या है। मरीज को अस्पताल में उसकी असामान्य स्थिति में भर्ती करने के बाद उसका सही निदान व उपचार के बाद यदि उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तथा मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार हो तो उसके बाद मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। सबसे पहले आप इतना तक समझिए। साथ ही मेरे क्वेश्चन को याद करने के लिए, समझने के लिए उसको छोटे छोटे खंड में विभाजित कीजिए। जैसे हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 5-7 लाइन 6 लाइन का है, हमें को ये कैसे याद होगा, लेकिन याद करना बिल्कुल आसान होता है। हम पहले देखेंगे कि कहाँ कहाँ फुल स्टॉप या कॉमा है, पहले हम उतना दूर का क्लियर करेंगे। जैसे हम देखें कि यहाँ पे जो है एक कॉमा दिया गया है, तो हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको क्लियर करेंगे। फिर जब ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से लेकर और फिर आगे देखेंगे कहाँ तक कॉमा है, यहाँ तक कॉमा है, फिर यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। फिर आगे हम चलेंगे और आगे चलेंगे तो फिर आगे पढ़ते आएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो हम यहाँ तक क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे पढ़ा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा थ्योरी सामने में हो तो ऐसे ही जो है आपको तैयारी करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने का एक बार में पढ़ जाइएगा और सोचिएगा कि हमें याद नहीं हो रहा है, तो ये फिर दिक्कत वाली बातें है। ऐसा याद नहीं होता है, ज़्यादा देर याद नहीं रख सकते, फिर रटना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ तक पढ़ना है, पहले यहाँ तक, तो हमने क्या पढ़ा कि कोई मरीज़ है, उसके अस्पताल में जब कोई मरीज़ भर्ती रहता है, और वह भर्ती कब होता है, तो जब उसके असामान्य स्थिति होता है, मतलब नॉर्मल से डिफरेंट होता है, एबनॉर्मल होता है, उसी कंडीशन में उसे भर्ती किया जाता है। और जब भर्ती पेशेंट हो जाता है असामान्य स्थिति में, तो भर्ती के बाद अगर उसे सही निदान दिया जाता है, सही उपचार किया जाता है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें हम उद्देश्य के प्राप्ति चाहते हैं, मतलब एज ए नर्स हम चाहते हैं कि मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए सही उपचार और सही निदान के बाद, तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य का अगर प्राप्ति हो जा रहा है, मीन्स मरीज ठीक हो जा रहा है, तो उसके बाद मरीज की स्थिति में सुधार होने लगता है। और जब मरीज की स्थिति में अपेक्षित सुधार आ जाए तो उसके बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। तो इतना समझ गए कि मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, और भर्ती होने के बाद मरीज को सही निदान देने के बाद, सही उपचार देने के बाद अगर मरीज के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाता है, मीन्स उसके सेहत में सुधार आने लगता है, तो मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। ठीक है, परंतु लेकिन मरीज की छुट्टी करने से पूर्व यह अच्छी तरह से जांच लें कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ या छुट्टी करने की स्थिति में है भी या नहीं। अब आप लोग को एज ए नर्स इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मरीज छुट्टी हो रहा है, क्या वह मरीज बिल्कुल ठीक हो चुका है, या वह इस कंडीशन में है कि वह घर जाकर खुद से सब काम कर सकता है। तो अगर इस कंडीशन में नहीं है तो मरीज को छुट्टी नहीं करेंगे, उसको परिजन को बताएंगे कि मरीज को अभी कुछ दिन और रहने देना चाहिए ताकि इसके स्वास्थ्य में और ज़्यादा बेहतर आ जाए, तब ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले जांचते हैं। घर ले जाने से, छुट्टी करने से पहले मरीज का कंडीशन को परखते हैं, जांचते हैं कि वह स्वस्थ है या नहीं पूरी तरीक़ा से, या छुट्टी करने की स्थिति में है या नहीं है। ठीक है,
मरीज को छुट्टी देने से पूर्व मानसिक और शारीरिक रूप से मरीज को तैयार किया जाना चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया को रोगी की छुट्टी प्रक्रिया कहते हैं। अब इस कंडीशन में मरीज को भर्ती हो गया, मरीज को सही निदान मिल गया, उपचार मिल गया, मरीज को जो लक्ष्य है कि हाँ अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्ति करना, वह अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्ति भी कर रहा है, मीन्स उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो हम मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर सकते हैं या कर दी जाती है। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे छुट्टी में कि जो मरीज है वह बिल्कुल छुट्टी के स्थिति में है या बिल्कुल पूरी तरीक़ा से स्वस्थ हो चुका है, इसको हम पहले जांचेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लगेगा कि मरीज को अभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, अभी कंडीशन सही नहीं है, तो उससे छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है, मरीज को छुट्टी करने से पूर्व जो है मानसिक और शारीरिक तौर पे मरीज को तैयार करते हैं, मतलब मजबूत बनाते हैं, ताकि वह घर जाने के बाद चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से पुनः वह जो है अस्वस्थ न हो जाए। समझ गए चीज़ को? तो यही इसी सारी प्रक्रिया को हम लोग छुट्टी की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफिनीसन मतलब। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर जो छुट्टी किया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है, मरीज को छुट्टी करने का क्या उद्देश्य होता है इसके पीछे। रोगी को छुट्टी करने की प्रक्रिया का निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कौन कौन उद्देश्य होते हैं, किस किस चीज़ों के कारण मरीज को छुट्टी किया जाता है? तो रोगी पूरी तरीक़ा से सुनिश्चित करवाना कि वह समान स्थिति में है। यह इसलिए भी मरीज को छुट्टी किया जाता है ताकि मरीज के समान स्थिति जो है हो गया हो। अब यहाँ पे जब कोई रोगी को छुट्टी किया जा रहा होता है तो उसका छुट्टी करने का क्या उद्देश्य होता है उसके पीछे? तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि जब मरीज का छुट्टी होने वाला होता है तो छुट्टी होने के वक्त जो है उसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाता है कि वह समान स्थिति में है या नहीं। तो ये सुनिश्चित होता है, यह एक उद्देश्य होता है कि मरीज के जो है स्थितियों का आकलन हो जाता है उस टाइम छुट्टी के समय। रोगी की शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ करना। अब छुट्टी होने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब छुट्टी होते रहता है तो मरीज के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं इसका जाँच किया जाता है और इसका स्वस्थ करना भी छुट्टी का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, रोगी को घर पर देखभाल और सावधानियों के प्रति निर्देश देना। अब छुट्टी होता है उस समय मरीज को या उसके परिजनों को देखभाल और साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसका दिशा निर्देश दिया जाता है, तो यह भी इसका उद्देश्य हो जाता है। क्योंकि जब छुट्टी दिया जाएगा तभी ना उसको सावधानी और निर्देश के बारे में बताया जाएगा। रोगी को बदले हुए वातावरण में उसकी मदद करना। अब रोगी जो वातावरण से पहले रहता था, अस्पताल के वातावरण अलग होता है, तो फिर से वह अस्पताल के वातावरण से दूसरे वातावरण में जाएगा, तो उसको बदले हुए वातावरण में मदद करने के लिए छुट्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोगी व उसके परिवार को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना। अब रोगी छुट्टी होकर जा रहा है तो पेशेंट और उसके परिजनों अटेंडर को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तैयार करना, यह भी एक छुट्टी प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। समझ गए? नेक्स्ट है छठा नंबर कि स्वास्थ्य संबंधी वातावरण को छुट्टी के बाद भी बनाए रखना। अब छुट्टी का एक उद्देश्य ये भी होता है कि छुट्टी तो हो जाएगा पेशेंट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि छुट्टी हो जाएगा तो सब काम अब अपने मन से फिर नॉर्मल की तरह करने लगेगा। ठीक है, उसके लिए एक आवश्यक वातावरण भी बनाए रखना छुट्टी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सातवां है रोगी को संकेत, सूचना एवं निर्देश के द्वारा देखभाल सुनिश्चित करना। अब रोगी को इस चीज़ को बताया जाएगा कि आपको कोई रोग का इंडिकेशन और निर्देश जो है कैसे जो है देखना है और कैसे संकेत मिलेगा, उसका कैसे आपको देखभाल करना है, इसके बारे में रोगी को बताया जाता है। यानी संकेत, सूचना और निर्देश के द्वारा देखभाल सुनिश्चित करना छुट्टी का एक प्रक्रिया होता है। समझ गए चीज़ को? तो इस प्रकार से 7 पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया कि देखभाल के निर्देश होते हैं। बाकी आप अपने तरीक़ा से जो है और सारे पॉइंट को लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में आप लोग चीज़ों को लिख सकते हैं। बाकी चलिए अब हम लोग यहाँ अब ऊपर हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि छुट्टी प्रक्रिया क्या है, छुट्टी प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है और छुट्टी प्रक्रिया का कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग उद्देश्य और होता क्या है ये तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि छुट्टी के प्रक्रिया का क्या जो है प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से पेशेंट को छुट्टी डिस्चार्ज किया जाता है, किस किस कंडीशन में। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को प्रकार को देख लेना है। पहला प्रकार है रिलीविंग का प्रकार, ठीक है। दूसरा है लामा का प्रकार। इसमें डॉक्टर के अगेंस्ट में मरीज जो है बिना किसी सलाह के चला जाता है। ठीक है। तीसरा है निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके जो है छुट्टी लिया जाता है। और चौथा है रेफरल या ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर पहले अस्पताल जहां भर्ती है वहां अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उस बीमारी का, तो उससे ट्रांसफ़र किया जाता है, रेफर किया जाता है उस अस्पताल से। तो यह भी एक छुट्टी का ही प्रकार है। पाँचवा में है एब्सकॉर्डिंग। एब्सकॉर्डिंग का मतलब होता है
कि कोई भी बिल वगैरह पे नहीं करेगा और चोरी छुप के भाग जाता है, तो यह एब्सकॉर्डिंग होता है और यह भी एक प्रकार का छुट्टी का प्रकार ही होता है। एंड छठा जो होता है वह मृत्यु होता है, और मृत्यु के बाद तो जानते ही है कि ऑटोमेटिक जो है डिस्चार्ज होना ही और करना ही पड़ता है। तो ये 6 चीज़ें याद रखिएगा। रिलीविंग, ठीक है, रिलीविंग के बाद लामा हो गया तो रिक्वेस्ट के आधार पर, उसके बाद एब्सकॉर्डिंग, उसके बाद हो गया आपका एक हो गया डेट, और एक हो गया आपका रेफरल और डिस्चार्ज। तो ये 6 प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। 6 प्रकार में जितना आप समझ सकते हैं चीज़ों को लिखिएगा। चलिए मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट है छुट्टी के प्रकार में रिलीविंग। रिलीविंग का मतलब होता है कि यह एक डिस्चार्ज छुट्टी का समान प्रकार होता है। इसमें मरीज पूर्ण रूप से अपना इलाज करवाकर ठीक होकर तथा अस्पताल का पूरा बिल देकर जाता है। यह डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। रिलीविंग एक प्रकार का नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जिसमें डॉक्टर जो है पेशेंट को खुद जो है डिस्चार्ज करता है और उसके पूर्ण कंप्लीट हो जाने के बाद यह डिस्चार्ज होता है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है तो इस डिस्चार्ज में जो है पेशेंट को सारा बिल जो है पे करना पड़ता है, और वह बिल पे करके भी जाता है। छुट्टी लेकर डॉक्टर छुट्टी करते हैं, तो यह एक समान हो जाता है, ठीक है। अगर सरकारी होगा तो उसे जो है क्या होगा, उसे पैसा वगैरह बिल उल तो नहीं लगेगा, लेकिन वह डॉक्टर से के अनुमति से डॉक्टर उसको छुट्टी करेंगे। तो यह एक रिलीविंग समान जो है छुट्टी होता है। दूसरा है चिकित्सक के सलाह के विपरीत, यानी लामा का फुल फॉर्म पूछता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा का मतलब है कि इस प्रकार के डिस्चार्ज से यह पता चलता है कि मरीज अस्पताल में रुकना नहीं चाहता है और चिकित्सक के सलाह के विपरीत अस्पताल छोड़ना चाहता है। इसमें छुट्टी से पहले मरीज को उसकी स्थिति के बारे में बताना चाहिए और मरीज से व उसके परिजनों से भी हस्ताक्षर ले लेने चाहिए, ताकि बाद में किसी भी परेशानी के लिए मरीज खुद ही जिम्मेदार हो। देखिए, लामा एक छुट्टी का ही प्रक्रिया है। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगर डॉक्टर कहते हैं कि आपको अभी कुछ दिन और ज़रूरत है रहना है हॉस्पिटल में क्योंकि पेशेंट का भी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जो मरीज है पेशेंट है उसके परिजन कह रहे हैं कि नहीं हम तो ले ही जाएंगे, हम कहीं और अस्पताल में ले जाएंगे या हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, मीन्स वह मेडिकल यानी चिकित्सक डॉक्टर के विरुद्ध जो है सलाह के विरुद्ध जा रहा है। तो ऐसे में जो डॉक्टर या जो नर्स वगैरह होती है वह क्या है, पेशेंट के सारे डिटेल बता देता है कि ऐसे ऐसे है, पेशेंट अभी नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, जाने वाला नहीं है, जाने के बाद इसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। सारा स्थिति के बारे में अटेंडर को बता दिया जाता है। फिर भी अगर अटेंडर नहीं मानता है कि नहीं हमें जाना ही है, तो डॉक्टर उससे क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसमें उससे साइन हस्ताक्षर करवा लेते हैं, ताकि पेशेंट अपने मन से जा रहा है, बिना किसी डॉक्टर की अनुमति से जा रहा है, और इसका अगर आगे कुछ होता है तो इसका जवाबदेही खुद पेशेंट ही होगा। ऐसे सिग्नेचर करवा के रख लिया जाता है। तो यही आपका एक छुट्टी का ये भी तरीका है, समझ गए। एंड तीसरा तरीका है निदान के तरीका, निवेदन डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। अगर देखते होइएगा कि पेशेंट जो है पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ा जो है हॉस्पिटल में देरी होते रहता है, तो वहाँ पे जो अटेंडर होते हैं वह डॉक्टर या डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ओरल रूप से हो, मौखिक रूप से हो या लेटर के माध्यम से हो, वह रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट फॉर्म के माध्यम से कि प्लीज़ पेशेंट अब हमारा जाने वाला हो गया है, अब इसका ख्याल हम खुद से अच्छे से रखेंगे। तो इस कंडीशन में डॉक्टर देखते हैं कि हाँ पेशेंट जाने लायक हो गया है घर पे, और इसका अगर ख्याल घर वाला रख रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो डॉक्टर उचित मानकर उससे डिस्चार्ज कर देते हैं और वह निवेदन पर छुट्टी होता है। तो इसमें पूर्ण जवाबदेही डॉक्टर जो है पेरेंट्स को दे देते हैं कि आपको इसका जवाबदेही देना है, आपको इसका देखभाल करना है, वरना आप समझिए आपका काम समझे, ठीक है। तो ये निवेदन रिक्वेस्ट पर छुट्टी हो जाता है, समझ गए। या फिर कोई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो नहीं रखना चाहते हैं उस अस्पताल में, तो रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर से कि प्लीज़ हमें जो है छुट्टी कर दीजिए, हमें दूसरे जगह पर जाना है। तो इस रिक्वेस्ट को डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उससे जो है रिक्वेस्ट पर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यह रिक्वेस्ट पर हो गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चौथा देख रहे हैं रेफरल और ट्रांसफ़र। रेफरल और ट्रांसफ़र का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट सदर अस्पताल में भर्ती है और वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट हार्ट का प्रॉब्लम है पेशेंट को, और हार्ट का स्पेशलिस्ट वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है उसे, तो वह क्या होगा कि वैसे पेशेंट को किसी उच्च हायर मतलब स्पेशलिस्ट, समझ गए ना, विशेष चिकित्सक, विशेष जो है चिकित्सा अस्पताल में इलाज हेतु रेफर किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस दौरान जो डिस्चार्ज किया जाता है वह रेफरल और ट्रांसफ़र के लिए डिस्चार्ज होता है, समझ गए। तो ये आपके चौथा यही हो जाता है, समझ गए। जैसे किसी को कैंसर का प्रॉब्लम है तो पहले वह नॉर्मल अस्पताल में भर्ती है, बाद में कैंसर में जाना है तो उसे कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये आपका हो गया।
एंड पाँचवा जो होता है वह एब्सकॉर्डिंग होता है। एब्सकॉर्डिंग का मतलब है कि जो पेशेंट होगा चुपके से न डॉक्टर को बताएगा, न नर्स को बताएगा, न किसी हॉस्पिटल के वर्कर को बताएगा, और चुपके से वह जो है न बिल भरेगा, अगर प्राइवेट में है तो न बिल भरेगा, और चुपके से वह जो है अस्पताल से चला जाता है अपना सामान उमान लेकर, और बिल वगैरह बिना भरे चुपके से चला जाता है। तो इस दौरान यह एक चोरी के श्रेणी में आ जाता है। अगर हम 10,000 के प्राइवेट में इलाज करा लिए और हम मौका देखें और बिना किसी बताए हम वहाँ से निकल लेंगे तो यह एक चोरी के समान होगा कि हमने दिखा लिया और जब पैसा देना आया तो चुपके से निकल लिए, तो यह एक चोरी के समान होता है। इस पर कानूनी जो है दंड भी हो सकता है, समझ गए चीज़ को। तो यह एब्सकॉर्डिंग भी एक प्रकार के छुट्टी ही होता है, भले ही अपने मन से चुपके क्यों नहीं भाग जाता है, लेकिन छुट्टी तो उसका हो जाता है ना, तो यह भी एक छुट्टी का प्रकार है। एंड लास्ट है छठा नंबर डेथ। डेथ का मतलब होता है मृत्यु। अगर कोई मरीज है, अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है सफल नहीं हो पाता है, उपचार सफल नहीं हो पाता है, और जिसके उपरांत अगर उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो वैसे मरीजों को डिस्चार्ज स्वाभाविक हो जाता है, ऑटोमेटिक होना ही है। तो यह भी एक प्रकार के आपका डेथ होने के बाद व्यक्ति का डिस्चार्ज होना स्वाभाविक हो जाता है, समझ गए। तो यह कुल 6 प्रकार से आप याद रखिएगा डिस्चार्ज के प्रकार। अगर आपसे डिस्चार्ज प्रक्रिया पूछ लेगा 5 नंबर में, तो आप डिस्चार्ज प्रक्रिया लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके प्रकार को भी जरूर लिखेंगे, समझ गए चीज़ को। चलिए, और बाकी एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा तो नर्स उसमें क्या क्या करेगी, क्या क्या भूमिका निभाएगी। अगर डिस्चार्ज के प्रक्रिया में नर्स की भूमिका पूछ दे तो फिर भी लिखना आसान है। एज ए नर्स आप क्या क्या पेशेंट को आगे भेजना है या छुट्टी करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपका भूमिका उसमें है, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा अच्छे से ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना।